हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न क्राफ्टेड। आई एम स्वाति सा और आज हम बात करने जा रहे हैं टीचर एंड टीचर एजुकेशन के यूनिट 3 का। यूनिट 1 2 ऑलरेडी हो गया। अगर आपने नहीं देखा तो ये वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट आ जाएगी, देख लेना। नहीं तो चैनल पर जाके आप विजिट कर सकते हो, वहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या कैसे है। ठीक है, और अगर कोई और सब्जेक्ट आपको पढ़ना हो तो मुझे भी बता देना। एजुकेशन से रिलेटेड हो तो मैं तो पक्का करवा दूँगी, बट अगर कोई और भी सब्जेक्ट हो जो आपको लगे कि कराना चाहिए तो एक बार मैसेज कर देना या फिर कमेंट कर देना। ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको डिमांड क्या है, कौन से सब्जेक्ट की है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 की। इसमें हमें पढ़ना है टीचर एजुकेशन एंड एजुकेशनल पॉलिसी, और जितने भी हमारे कमीशंस है उसके बारे में, टीचर से रिलेटेड, टीचर एजुकेशन पे क्या क्या कमीशंस आए हैं और भी जो अलग अलग कमीशंस एजुकेशन में आए हैं ओवरऑल, वो सब पढ़ना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम इस अपने यूनिट को। अब हम पढ़ेंगे एजुकेशनल कमीशंस, कौन कौन से कमीशंस आए हैं या कमिटीज़ बैठी थी जिन्होंने बहुत कुछ हमें बताया। ठीक है, तो सबसे पहला, जब हमारी आज़ादी हमें मिली, ठीक है, 1947 के बाद जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद सबसे पहला जो कमीशन था वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था 1948 से 49 के बीच। तो ये आपको याद रहेगा। ठीक है, इस तरह आपको डेट वगैरह सब याद रहेंगे। इनके जो चेयरमैन थे वो थे एस राधा कृष्णन। इसलिए इस जो कमीशन है ना, इसको राधा कृष्णन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अगर एग्ज़ाम में आया तो लिख देना। तो जैसे कि मैंने बताया, ये अपने हायर एजुकेशन पे कमीशन आया था कि यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाना चाहिए, कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए, सभी अलग अलग जितने भी हमारे प्रोफेशन है उसके ने क्या पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, उस पर बात की थी। तो जो उनका मेन फोकस था वो था यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे। ठीक है, इन्होंने बहुत कुछ रिकमेंड भी किया था। इन्होंने कहा था कि डिग्री एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, यानी डिग्री की क्या, मतलब कितने साल की डिग्री होनी चाहिए, 3 साल की, 4 साल की, बीएड वालों की कैसी होनी चाहिए डिग्री, कितने साल की होनी चाहिए, ड्यूरेशन बताया था ओवरऑल। ठीक है, और टीचर क्वालिटी भी बात की थी कि क्वालिटी ऑफ टीचर हम कैसे बना सकते हैं, क्या क्या उन्हें पढ़ाना चाहिए, टीचरों को क्या क्या प्रैक्टिस करवानी चाहिए। रिसर्च वर्क भी बात की थी, रिसर्च करनी चाहिए इन फील्ड में, ये टर्म्स पे। ठीक है, साथ ही में इन्होंने बताया था कि यूनिवर्सिटी को हम कैसे असेस कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी पे कैसे ध्यान रख सकते हैं, सभी यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इस पर भी इन्होंने बात की थी। और इक्र में, और साथ ही में इन्होंने रिकमेंड किया था कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, कि किस मीडियम में पढ़ाया ना पढ़ाएं, इन सब पे बात की थी। और साथ ही में एजुकेशन से रिलेटेड इन्होंने कहा था डिपार्टमेंट बनाना चाहिए एजुकेशन का, जो कि सभी यूनिवर्सिटीज़ पे ध्यान रखे और फोकस करे कि टीचर्स अच्छे बन रहे हैं कि नहीं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई हो रही है कि नहीं, टीचरों पे ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं, यानी कि जो स्टूडेंट्स गए हैं टीचर बनने उनको अच्छे से एजुकेशन मिल रही है कि नहीं, उनको प्रैक्टिस मिल रही है कि नहीं, अच्छे इन्वायरमेंट फैसिलिटी सब कुछ मिल रही है कि नहीं। ठीक है, तो इस पर उन्होंने बात की थी। साथ ही में इन्होंने ये भी बताया था कि हमें बीएड जैसे कोर्सेज, जो टीचिंग के कोर्सेज होते हैं, बैचलर ऑफ टीचर एजुकेशन या मास्टर्स, इन सब कोर्सेज को लाना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से लाना चाहिए ताकि एडवांस टीचर हमारे बन सके। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो इनका यही था कि टीचर एजुकेशन को बहुत अच्छा करो, और इतना अच्छा करो साथ में इनको मास्टर्स भी दो, पीएचडी भी दो, तो हायर एजुकेशन में भी टीचरों को ट्रेन करो। ठीक है, छोटे हमारे जब 12वीं तक तो हम पढ़ रहे हैं, बट उसके बाद टीचर को अलग एक एजुकेशन दो, कोर्सेज बनाओ, उसके बाद मास्टर्स भी कराओ अगर कॉलेज वगैरह में टीचर बन रहे हैं तो, और साथ में पीएचडी भी करे। तो इन सब चीज़ों पे बात की थी। और साथ में कुछ फाउंडेशनल उन्होंने बताया था कि हमें फाउंडेशन कैसे बनना चाहिए हायर एजुकेशन का, टीचर ट्रेनिंग का, पॉलिसी हमारे कौन कौन से बनाने चाहिए, सब रिकमेंड किया था। ठीक है, सभी फ्रेमवर्क वगैरह। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट कौन सा पॉलिसी है। हमारा नेक्स्ट है कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53। देखो, ये एजुकेशन कमीशन जो है इसको मुदालियर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अगर एग्ज़ाम में मुदालियर कमीशन बोले तो इसका मतलब समझ जाना सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। सेकेंडरी से क्या मतलब है? सेकेंडरी से मतलब है 6th to 8th क्लास के जो बच्चे होते हैं या टीचर्स होते हैं उनको कहते हैं सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, तो 6th to 8th क्लास के टीचर्स के और बच्चों के और करिकुलम के ओवरऑल सभी चीज़ों के बारे में इस कमीशन में कहा गया था कि उस पर भी ध्यान दो। अगर हम ओवरऑल बात करें तो इन्होंने कहा था इम्प्रूवमेंट करना चाहिए हमें सेकेंडरी एजुकेशन में, तो क्योंकि जब तक बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आगे जाके क्या ही करेंगे। ठीक है, तो इनके जो मेन रिकमेंडेशंस की बात कही जाए तो ये था कि सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ाया जाए, अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स लाया जाए, करिकुलम अच्छे से डिज़ाइन की जाए,
पेडागोजी भी अच्छी की जाए, यानी पढ़ाने का तरीका वगैरह भी बदला जाए, अच्छे से किया जाए, ट्रेनिंग दी जाए बच्चों को और टीचर्स को बहुत सारे फील्ड में। और इन्होंने ये भी कहा था कि 2 साल का टीचर ट्रेनिंग कोर्स भी बनाना चाहिए हमें, जो सेकेंडरी टीचर्स बनाए गए और जो सेकेंडरी टीचर्स के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। और साथ ही में उन्होंने बताया था कि प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए उन टीचर्स को स्कूल्स में जाके, ताकि वो अपनी कमियाँ हैं उन पे सुधार कर सके। तो उन्होंने ये भी कहा था कि जब हम कॉलेज में टीचर्स को जो भी कोर्स में है, टीचर डीएलएड हो गया, बीएलएड हो गया, डीएड हो गया, एमएड हो गया, उसमें एक प्रैक्टिस वाला सेशन भी रखें, यानी इंटर्नशिप जैसे हो गया, 1 महीने के लिए असली स्कूल्स में जाके बच्चों के सामने पढ़ा के देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब भी उन्होंने बताया था। तो अगर सिग्निफिकेंस की बात करें ओवरऑल, इन्होंने यही बताया था कि जो स्कूल है उसको हमें लिंक करना चाहिए प्रैक्टिस से, ताकि टीचर प्रैक्टिस करे और एक अच्छा टीचर्स का ग्रुप तैयार हो और बच्चों को वो अच्छे से शिक्षा दे। ये सब चीज़ें उन्होंने बताई थी। आगे देखते हैं आगे कौन सा कमीशन हमें पढ़ना है। आगे है हमारा नेशनल एजुकेशन कमीशन, यानी कि कोठारी कमीशन, ठीक है। तो अगर कोठारी कमीशन का है, इसका मतलब है नेशनल एजुकेशन कमीशन, या नेशनल एजुकेशन कमीशन को हम कोठारी कमीशन भी कहते हैं, क्योंकि कोठारी ने लिखा था, ठीक है। इसके जो कमेटी के चेयरमैन तो कोठारी थे। 1964 और 66 में आया था, तो ये ध्यान में रखना कब टाइमिंग थी, ठीक है। तो रिपोर्ट का टाइटल क्या था, उनका जो रिपोर्ट है उसका टाइटल था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ओवरऑल इन्होंने यही कहा था कि शिक्षा का विकास हो और साथ ही में हमारा जो देश है उसका भी विकास हो। तो मेन इनका गोल क्या था कि पूरे अगर कमीशन में पढ़ा जाए या बताया जाए तो क्या कहा था इन्होंने, क्या मेन गोल था, महत्व था, क्या उन्होंने बताया था। इन्होंने बोला था कि जितने भी एजुकेशन सेक्टर्स हैं उन सब का विकास हो, ताकि हमारा जो देश है इंडिया है उसका भी विकास हो। तो हमें सब कुछ देखना है, हमें प्राइमरी लेवल पे भी देखना है, 1st to 5th के बच्चों क्या पढ़ रहे हैं, टीचर्स कैसे ट्रेन हो रहे हैं कैसे नहीं हो रहे। हमें सेकेंडरी लेवल भी देखना है, 6 to 8 के बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, कैसा पढ़ रहे हैं, टीचर्स कैसे एजुकेट हो रहे हैं, वो कैसे हैं, अच्छे टीचर्स है कि नहीं, फैसिलिटी मिल रही है कि नहीं। उसके बाद हमें जो हमारे 9th 10th 11th 12th के बच्चे उन पर भी ध्यान देना चाहिए, उनके बारे में इन्होंने बताया कि उनको ऐसे पढ़ाओ ऐसे पढ़ाओ, उनके जो टीचर्स हैं उनको ये ट्रेनिंग दो, ये करवाओ। उसके बाद उन्होंने बात की कि जब हम यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएंगे, जब हमें कॉलेजेस में चले जाएंगे, तब हमें कैसे टीचर्स चाहिए, उन टीचर्स को क्या क्या आना चाहिए, उनका टेस्ट कैसे लेना चाहिए, उनको इंटरव्यू वगैरह लेना चाहिए। अच्छे टीचर्स हमें कॉलेजेस में डालने चाहिए ताकि प्रोफेसर्स हमारे लेक्चरर्स कि वो अच्छे से पढ़ा पाए हमको। तो सभी चीज़ों पे बात की थी इन्होंने। अब हम देखते हैं की फोकस क्या था उनके कमीशन जो थे उस डॉक्यूमेंट, उसके अंदर की फोकस क्या था। मेन तो फोकस यही था कि हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो फिर से बनाया जाए, फिर से एक अच्छे से नींव रखी जाए और एक अच्छी बिल्डिंग बनाया जाए एजुकेशन की, जिसके अंदर प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक सब कुछ पढ़ाया जाए, सब पे ध्यान दिया जाए। और टीचर्स को उन्होंने कहा था कि अच्छे टीचर्स बनाओ, टीचर्स को फैसिलिटीज़ दो, टीचर्स की जो क्वालिटी ऑफ उनकी एजुकेशन उसमें सुधार लाओ, टीचर्स को इतने अच्छे से कॉलेजेस दो ताकि वो लोग अच्छे से ट्रेंड होके ही आ पाए हमारे स्कूल्स में और कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए। और साथ ही में उन्होंने कहा कि टीचर्स को थोड़ा उनकी सैलरी बढ़ाओ, क्योंकि वो इतना काम करते हैं तो उनकी सैलरी भी कम है। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी, टीचर एजुकेशन के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ बोला था, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट कमीशन, विच इज़ नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स 1983। और नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स को कहा जाता है, एक और नाम है चट्टोपाध्याय कमीशन, ठीक है। तो ये हमारे कमीशन आए थे, मेनली इसका फोकस क्या था, तो इसका की टाइटल यानी जो डॉक्यूमेंट है उसका टाइटल ये रखा था द टीचर एंड सोसाइटी। तो यहाँ से पता चल रहा है कि टीचर्स और सोसाइटी को कहीं ना कहीं महत्व दे रहे हैं, उनको कनेक्ट कर रहे हैं और भी बहुत कुछ। तो इनका गोल ये था कि हमें जो टीचर्स हैं ना उनको अच्छी शिक्षा देनी है और साथ में एक ऐसी क्वालिटी ऑफ शिक्षा देनी है, एजुकेशन देनी है, ताकि उनका स्टेटस भी बढ़े, कि टीचर्स को लोग माने कि हाँ भाई टीचर, पहले एक ऐसा होता था अरे टीचर ही तो है, क्या है टीचर ही तो है, कोई वो नहीं करते थे कि भाई टीचर है इज्जत करो या बहुत अच्छा प्रोफेशन है। तो इन्होंने बताया कि टीचर्स को एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनको रिस्पेक्ट सोसाइटी में बढ़ाना चाहिए, और साथ ही साथ में ऐसा टीचर बनाओ जिसको सब कुछ पता हो सोसाइटी में क्या हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, उसको सब कुछ पता हो, सोसाइटी से रिलेटेड उसको सब कुछ पता हो, ठीक है। मेन गोल यही था कि हमें टीचर्स के स्टेटस इंप्रूव करना है, जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो बढ़ाने,
ये नहीं कि कोई भी आ रहा है 12वीं करके टीचर्स बन जा रहा है वो, ठीक है। तो हमें बहुत ध्यान देना है इस टर्म पे, क्योंकि टीचर्स से सब कुछ है। टीचर्स अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तभी कुछ आगे जाके डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी साइंटिस्ट वगैरह बनेंगे, राइट। तो टीचर्स बहुत ज़रूरी है, इसीलिए उन्होंने बात की थी कि टीचर्स को सोसाइटी में उनको स्टेटस दो, उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दो, उनको राइज करो। टीचर्स पे बहुत महत्व किया था कि इनको क्यों बढ़ाना चाहिए, कैसे कैसे बढ़ाना चाहिए। तो फोकस ये था कि प्रोफेशनलाइजेशन करना है टीचिंग का, ठीक है। टीचिंग के प्रोफेशन को और अच्छा बढ़ाना है और टॉप पे ले जाना है। इसलिए उनके जो की पॉइंट्स थे उन्होंने बताया था कि एक अच्छा सैलरी दो टीचर्स को, जिससे वो अपनी लाइफ को अच्छे से चला पाएँ, ठीक है। साथ ही साथ में उन्होंने कहा था कि उनको इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। जब कॉलेजेस वगैरह में आप जाते हो टीचर बनने के लिए और पढ़ते हो, वो सिलेबस करते हो, साथ में आपको ट्रेनिंग भी दिया जाए 1 महीने की या फिर 30 से 40 दिन की आपको ट्रेनिंग दी जाए, ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए, इम्प्रूवमेंट होता रहे आपके स्किल में। साथ ही में उन्होंने कहा था कि आपको इंटर्नशिप वगैरह भी देनी चाहिए कि आप कॉलेज से निकल के कहीं ना कहीं थोड़े मोड़े जॉब वगैरह कर सको, अपनी प्रैक्टिस कर सको, कहा, ठीक है। और साथ ही में इन्होंने कहा था कि जो हमारा NCTE है, यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो हमारा है काउंसिल, वो बॉडी है, उसको हमें एक लीगल पावर देनी चाहिए कि वो कुछ चीज़ें खुद भी कर सके, ठीक है, बार बार गवर्नमेंट से ना पूछना पड़े। तो ये भी उन्होंने कहा था। और कहा था इन सर्विस जो टीचर ट्रेनिंग्स है, यानी जो टीचर्स ऑलरेडी स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं उनको भी ट्रेन करो, क्योंकि वो भी बहुत कुछ भूल जाते हैं या फिर कुछ कुछ नया आ जाता है हमारे सोसाइटी में, तो उस सबको उन्हें पता हो, ठीक है। जैसे IT आ गया, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, स्मार्ट बोर्ड आ गया, तो इन सब चीज़ों को उनको भी ट्रेनिंग दो जो उन सबको भी ट्रेनिंग दो जो हमें स्कूल्स में भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। नेशनल कमीशन ऑन टीचर 1983 के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं यशपाल कमेटी ऑफ 1993, ठीक है। तो ये जो ऑफिशियल नेम था कमेटी का वो था नेशनल एडवाइजरी कमेटी। इन्होंने भी एजुकेशन में बहुत कुछ बोला, तो इनका ऑफिशियल नेम था नेशनल एडवाइजरी कमेटी। तो अगर आपको एग्ज़ाम में पूछे कि नेशनल एडवाइजरी कमेटी 1993 या यशपाल कमेटी 1993 पे बोले, तो आपको एक ही चीज़ बतानी है, ठीक है। सबसे पहले तो इनका रिपोर्ट का टाइटल जो था वो था लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि सीखना बिना किसी दबाव के, ठीक है। जैसे हम बच्चों को कितनी सारी स्ट्रेस दे देते हैं, बुक्स की लाद देते हैं कि बैग पे इतने सारे बुक्स होते हैं, वो लाते ले जाते ही थक जाते हैं, और वो उनका स्ट्रेस रहता है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, इसका टेस्ट है, ये प्रोजेक्ट करना है, ये असाइनमेंट करना है। तो उन्होंने कहा था कि बच्चों को सिखाओ, उस पर बर्डन मत दो। इसलिए इनका जो मेन जो मेथड था वो था अंडरस्टैंडिंग हमें करनी चाहिए, ना कि रोट लर्निंग, यानी कि हमें बच्चों को समझाना है, सिखाना है, ना कि उनको रट्टा करवाना है कि रटो, ये रटो, रटाफिकेशन नहीं करना है, ठीक है। तो इनका मेन ये था कि बच्चों को हैप्पीली हमें बहुत कुछ सिखाना है, उनको जॉयफुल लर्निंग देनी है उन्हें, जिससे वो खुशी खुशी बहुत सारी चीज़ें सीख सके और अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सके। तो कोर फोकस यही था कि हमें प्रमोट करना है अंडरस्टैंडिंग हो, कि बच्चा समझे चीज़ों को, ठीक है। टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं कि नहीं उससे मतलब नहीं है, बट हाँ वो उससे कंसेप्ट पता है कि नहीं, वो मेन फोकस होना चाहिए टीचर्स का। कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए, यानी कि उसको हर फील्ड में बच्चों को अच्छा करो, फिजिकली भी वो अच्छा हो, भाग दौड़ में बहुत अच्छा हो, स्पोर्ट्स में अच्छा हो, साथ में क्रिएटिव भी हो, बहुत सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करता हो, पढ़ने लिखने में भी अच्छा हो, और साथ में क्रिएटिव थिंकिंग में जिसको जो करना हो करे, और टाइम से अगर कुछ है तो उसके दिमाग भी बहुत तेज चले। तो ये था मेन, ठीक है। अगर हम बात करें की चेंजेस की कि क्या क्या चेंज करने पे उन्होंने बात की थी, तो वो था लेस करिकुलम कंटेंट, यानी जो होगी उनका कंटेंट है, जो जो उन्हें पूरे साल पढ़ना है। जैसे फर्स्ट क्लास का बच्चा है, 5th क्लास का बच्चा है, 7th क्लास का बच्चा है, पूरे साल उसका एक करिकुलम, एक सिलेबस रहता है ना कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब क्या पढ़ना है, उसको कम किया जाए थोड़ा, ठीक है। इतना भी बच्चों को मत बर्डन दो, उसको थोड़ा कम करो। साथ ही में उनके जो बैग है, बस्ता है, उसका लोड, उसका वज़न कम करो, इसलिए यहाँ पे लिखा है लाइटर बैग। बैग को लाइट करो और होमवर्क थोड़ा कम दो, ठीक है। ज़्यादा आपको इतना होमवर्क से बच्चों को नहीं टाल देना है। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा था कि 1st to 5th क्लास के बच्चे, जो हमारे प्राइमरी बच्चे, उनको तो होमवर्क देना ही नहीं है, घर के लिए कोई काम नहीं देना, वो घर में बस खेलेगा, कूदेगा, एंजॉय करेगा। तो 1ली से 5वीं तक के बच्चों को होमवर्क नहीं देना, बिल्कुल भी नहीं देना, इन्होंने कहा था अपनी कमेटी में, ठीक है। साथ ही में उन्होंने कहा था एक्टिविटी लर्निंग होनी चाहिए, यानी कि बच्चा खेल खेल के सीखे, कुछ एक्टिविटी करके सीखे, प्रोजेक्ट करके सीखे, एक दूसरे से बातचीत करके कुछ सीख रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, मस्त मौला ज़िंदगी जीता है। तो ऐसा होना चाहिए कि 1ली से 5वीं तक को बच्चों को बर्डन बिल्कुल नहीं देना, ठीक है। ये भी बात की थी उन्होंने। और साथ ही में उन्होंने कहा था कि टेक्स्ट बुक जो है, हमारी बुक्स है, उसको थोड़ा सा कम लोड करो, उसके कंटेंट्स को हायर क्लासेस के लिए थोड़ा दे दो, ठीक है। ज़्यादा ही छोटे बच्चों को ना करो। और हायर क्लासेस में भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चों का स्ट्रेस मैनेजमेंट सब
हो अच्छे से, इसलिए आप उसका इवैल्यूएशन करते रहो, मूल्यांकन करते रहो कि कैसा जा रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, कैसे नहीं पढ़ रहा। इस साल में एक बार एग्ज़ाम नहीं लेना, आपको रोज़ डेली कुछ ना कुछ छोटे मोटे टेस्ट ले लो या फिर कोई क्वेश्चन पूछ लो अचानक से, कि बच्चों को पता है कि नहीं ये रहे। और इंटरव्यू, नर्सरी में तो कोई इंटरव्यू होना ही नहीं चाहिए, बच्चा आ रहा है उसको बिना इंटरव्यू के डालो स्कूल्स में, किंडरगार्टन में, और रहे, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ाओ। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में बात की थी कि टीचर्स को अपनी ट्रेनिंग, अपने जो उसको एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करना चाहिए, अच्छा टीचर बनना चाहिए ताकि वो बच्चों को भी अच्छे से पढ़ा पाए। तो ये सब चीज़ें बोली थी कि टीचर्स को भी इम्प्रूव करो, टीचर ट्रेनिंग को भी इम्प्रूव किया जाना चाहिए ताकि अच्छे टीचर्स निकल लें, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे हमें क्या पढ़ना है। जस्टिस वर्मा कमेटी 2012 में आया था जस्टिस वर्मा कमेटी, जो कि एक बहुत ही हायर पावर्ड कमीशन था, या फिर आप कह सकते हो कि एक ऐसा कमीशन था जो कि बनाया गया था या बोला गया था बनाने के लिए हमारे इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने। इन्होंने स्पेशली ये बोला था कि हमें जो एजुकेशन है, टीचर्स की एजुकेशन है, वो इंडिया में कैसी है कैसी नहीं, उन सबको एग्ज़ामिन करो, टेस्ट करो, जांचो, और हमें एक कंप्लीट एक डॉक्यूमेंट बना के दो ताकि हमें पता चले कि कहाँ कहाँ क्या गलती रह गई, कमी रहेगी, हम उसे सुधार सकें, ठीक है। तो हम इन्होंने मेनली कहा था कि एड्रेस करो क्वालिटी एंड रेगुलेशन एस्पेक्ट्स ऑफ जो टीचर एजुकेशन है इंडिया के, जिसके मेन विज़न क्या था कि जो इंडिया का टीचर एजुकेशन है ना, वो क्वालिटी, उसके अंदर क्वालिटी है कि नहीं, क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं, टीचर्स को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं, और रेगुलेशन कैसे हो रहा है, उसका जो टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, नंबर मिलते हैं, इंटरनल असेसमेंट हो रहा है, वो सब सही हो रहा है कि नहीं, या बीच में कुछ घोटाला तो नहीं है, इस चीज़ पे बताने के लिए ये था। तो एम में आप कह सकते हो कि इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन एंड रेगुलेशन, की टीचर एजुकेशन की क्वालिटी को और उसके जांच पड़ताल को कैसा है कैसा नहीं, उस पर मेन फोकस था, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं की फाइंडिंग। तो मोस्ट प्राइवेट जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे आर सब स्टैंडर्ड, ठीक है। जो कुछ ऐसे टीचर एजुकेशन थे जो प्राइवेट, वो ऐसे ही दे देते बच्चों को एजुकेशन, पर उसमें कुछ इतना अच्छा पढ़ाते नहीं थे, सिखाते नहीं थे, बस एक डॉक्यूमेंट दे दिया, एक सर्टिफिकेट दे दिया, ठीक है। बच्चों का टाइम भी वेस्ट होता था, बट वो अच्छे टीचर भी नहीं बन पाते थे, स्कूल्स में जाके उनको पढ़ा नहीं पाते थे, डरते थे, या फिर उनको कंटेंट ही नहीं आता था, क्या बोलें क्या ना बोलें। तो उन सब चीज़ों को बहुत ही स्टैंडर्ड गिर गया था, तो कुछ कॉलेजेस वगैरह को बोला कि बंद कर दिया जाए और या इम्प्रूव करने को बोला, ठीक है। तो अब कुछ की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कि की पॉइंट्स क्या क्या थे, इस कमेटी में क्या क्या बोला गया था। इन्होंने बोला था जो हमारे NCTE है उसके कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, ताकि अगर वो कहीं देखे कि हाँ यहाँ पर कॉलेजेस सही नहीं कर रही है, तो वो वहाँ पे एक्शन ले सके, और कॉलेजेस डरे कि भाई NCT वाले आ गए, ये आ गए, वो आ गए, डर के कारण वो कहीं ना कहीं सही चीज़ करेंगे, ठीक है। तो इसलिए बोला था हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है हमारे NCTE के कंट्रोल को, क्योंकि NCT ओवरऑल जितने भी टीचिंग हमारे कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, रूल रेगुलेशन हमको कंट्रोल करती है, तो उसको और पावर दिया जाए। NCT का फुल फॉर्म पता है आप सभी को? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ NCT का फुल फॉर्म, ओके। ये आपका होमवर्क है ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट की पॉइंट उन्होंने ये भी बोला था कि हमें 2 साल का जो BEd है या MEd है वो भी बनाना चाहिए, ठीक है, ताकि और भी अच्छी क्वालिटी ऑफ हमारे जितने भी टीचिंग एजुकेशन है वो बच्चों को मिल सके। तो इन्होंने रिकमेंड किया था कि 2 साल का BEd बनाओ या 2 साल का MEd बनाओ, 2-3 साल का बनाओ, ऐसे मास्टर्स इन एजुकेशन, बैचलर्स इन एजुकेशन की बात की थी, ठीक है। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा था कि जो हमारे प्री एंट्रेंस टेस्ट है वो लेना चाहिए, यानी कॉलेजेस में कोई भी ऐसे नहीं आगे टीचर बनने के लिए पढ़ रहा है, एक टेस्ट देगा 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, एक टेस्ट देगा, तब जाके वो टीचर एजुकेशन जो प्रोग्राम है, कोर्सेज है, BEd हो गया, MEd हो गया, उसके अंदर इनरोल हो पाएगा, ठीक है। तो ये इसकी भी बात की गई थी कि एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट भी लेना स्टार्ट करना चाहिए हमको, ठीक है। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा था कि हमें जो डिस्टेंस मोड से बच्चे जो टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है, NIOS वगैरह बच्चे जो अपने घर बैठे ही टीचिंग का कोर्स कर ले रहे हैं और स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो सब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक आप कॉलेज नहीं जाओगे, पढ़ोगे नहीं, वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप टीचर बन नहीं सकते। इसलिए उन्होंने कहा था कि जो रेगुलर मोड है, जो फेस टू फेस मोड है, वही बस रहना चाहिए टीचिंग के लिए, कोई डिस्टेंस मोड की लर्निंग नहीं होनी चाहिए, और ना ही किसी को डिग्री देना है कि वो घर से ही कर लेगा तो टीचर बन जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है।
इसलिए उन्होंने ये भी कहा था कि हमें फोकस करना चाहिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो। बच्चा जो है वो डेली कॉलेज जा रहा है, टीचिंग के कोर्स में जो जो इनरोल है डेली कॉलेज जा रहा है, पढ़ रहा लिख रहा है, उसको प्रैक्टिस भी मिल रही है, उसको स्कूल भी जाने को मिल रहा है, कॉलेज की तरफ से उन्हें स्कूल से अलॉट हो रहे हैं और वो स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, 1 महीने के लिए पढ़ा रहे हैं बट पढ़ा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कही थी। नेक्स्ट है हमारा टीचर एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क्स। तो टीचर एजुकेशन के लिए बहुत सारे फ्रेमवर्क्स बनाए गए हैं, डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। अब हम उन पे बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट है और किस किस डॉक्यूमेंट में क्या क्या कहा गया है। तो ये सब डॉक्यूमेंट दिया गया था ताकि इंडिया की जो टीचर एजुकेशन की क्वालिटी है ना उसे इम्प्रूव आए और अच्छे अच्छे टीचर्स निकले, बहुत ही होनहार स्किल्ड टीचर्स निकले इंडिया में। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप में से किसी को भी ये नोट्स परचेज़ करने हैं जो हमने अभी तक पढ़े तो ये 30 रुपीज़ में आपको टेलीग्राम चैनल पे पर्सनल मैसेज करना, वहाँ से मिल जाएंगे। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, परचेज़ लिंक, वहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, और अगर किसी को बुक चाहिए टीचर एंड टीचर एजुकेशन की, मैंने बुक लिखी है, अगर किसी को ये चाहिए तो ये आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने ये बुक लिखी है, आपको बहुत बढ़िया लगेगी। अगर किसी को भी ये बुक्स चाहिए तो वो परचेज़ कर सकता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स भी है, तो अगर आपको परचेज़ करना हो तो आप परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, चलिए इन्फॉर्मेशन दे दी। अब हम बात करते हैं सबसे पहला हमारा टीचर एजुकेशन करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क 1978। ये ऐसे लिखना है, ठीक है, इसका नाम ऐसे ही है कि टीचर एजुकेशन कमीशन ऑफ फ्रेमवर्क 1978 दिया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या बोला था, इसका जो मेन गोल था वो यही था कि जो हमारे टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज़ है उसके अंदर टीचर्स को बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाएँ, बट साथ ही साथ में सोशल और इकोनॉमिकल रिलेशंस भी बताया जाए, उसको रिलेट करके पढ़ाया जाए कि ताकि नेशनल जो हमारा डेवलपमेंट हो वो हो पाए। यानी टीचर को सिर्फ ये नहीं पढ़ाया जाना चाहिए कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, बच्चों की बुक्स में क्या क्या होगा क्या क्या नहीं, बल्कि टीचर को ये भी बताया जाए कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, आसपास इलाके में क्या हो रहा है क्या नहीं, आपको कैसे अपने आप को चेंज करते रहना है। ठीक है, साथ ही साथ में हमारे जो इकोनॉमिक टर्म है, पैसे से रिलेटेड टर्म है, उस पर भी ध्यान देते हैं, उसको पढ़ाना है कि आपको भी थोड़ी हेल्प करनी है बच्चों को, वो कुछ करे कुछ ना करे। तो ये मेन गोल था इस फ्रेमवर्क का, टू अलाइन टीचर ट्रेनिंग विद सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज़ एंड नेशनल गोल्स। की टीचर्स को पता हो कि नेशनल गोल क्या है। नेशनल गोल यही है ना कि हमारे सभी जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं वो सब एजुकेटेड हो, वो सब अपना कुछ ना कुछ काम कर रहे हों और साथ ही साथ में हमारे इंडिया की जीडीपी भी बढ़े और इंडिया डेवलप हो जाए। तो इसलिए उनका जो की पॉइंट्स हम कह सकते हैं, तो की पॉइंट्स उनके यही थे, टीचर्स को हमें प्रैक्टिस देनी है कि क्या है, कैसे करना है, कैसे नहीं। उनको टास्क देते रहना है कि वो अपने जो वो कॉलेजेस में गए हैं टीचर बने, उसमें उनको टास्क दिया जाए, बहुत सारा काम कराया जाए कि देखो टीचर्स ये भी काम करते हैं, ये भी करते हैं, उनको ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। बहुत सारे अलग अलग स्किल्स सिखाया जाए, स्किल्स पे उनको कह सकते हैं डिबेट करवाया जाए, जैसे कोई स्पीच दिलवाई जाए या कोई कुछ एक्टिविटीज़ या जो कॉलेजेस में आप प्रोग्राम्स वगैरह रख सकते हैं, जैसे टीचर्स को बहुत सारी चीज़ें समझ में आए। टीचर्स आर्ट्स में भी अच्छा हो, फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी अच्छा हो, बोलने में भी अच्छा हो, सुनने में भी अच्छा, तो बहुत सारी चीज़ें करवानी हैं। साथ ही उन्होंने कहा था कि इनोवेटिव टीचिंग हमारे एक्टिविटीज़ करानी है ताकि टीचर्स जो हैं वो स्कूल जाने से पहले, स्कूल में पढ़ाने से पहले बहुत सारे उनके पास एक्टिविटीज़ हो, उनके पास आइडियाज़ हो कि कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। साथ ही में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एक नया पेपर जो कि था टीचर एंड एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी, जिसका मेन एम था कि हम फ्यूचर टीचर्स को ये समझा पाए, ये बता पाए, इसमें हेल्प कर पाए कि सोसाइटी में क्या चल रहा है आसपास। ठीक है, और इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है, यानी जो हमारे देश में पैसे से रिलेटेड टर्म्स कहाँ है, कैसे हैं, सही है सही नहीं है, सब कुछ उसमें क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, इन सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए एक टीचर का। तो ये जो एक पेपर डॉक्यूमेंट दिया गया था, लिखा गया था, इसमें इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया था, तो उन्होंने ये भी पब्लिश किया था। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन ऑफ फ्रेमवर्क 1988। ठीक है, ये नाम है, इस नाम से अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप अच्छा आराम से लिख देना, बहुत सारा कंटेंट है। इसका मेन गोल यही था कि जो हमारा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 1986 आया है, इसके अंदर जो जो चीज़ें कही गई है टीचर्स को लेके, उन सब चीज़ों पे काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए और जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें कही गई उसको हमें टीचर एजुकेशन में लाना चाहिए। ठीक है, तो मेन ये था कि ये सिर्फ लिंक्ड था इससे कि इसके अंदर जो जो चीज़ें कही थी वो हमें करना है, कैसे करना है कैसे नहीं, तो डायरेक्ट जो रिस्पॉन्स था वो इसका था। और साथ ही साथ में इट्स नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ये जो नेशनल सिस्टम होता है एजुकेशन का वो भी बन गया था कि टीचर्स को क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो इसका मेन जो
की पॉइंट्स थे, ये था फोकस ऑन प्रोफेशनल प्रिपरेशन कि एक एज अ टीचर जो टीचर प्रोफेशन है वो सबसे अच्छा बने, उसको प्रिपेयर करो, उसको प्रैक्टिस दो, सब कुछ दो, और साथ ही साथ में इंटीग्रेट करो वैल्यूज़ से, जो कि हमारे मोरल वैल्यूज़ है, सोशल वैल्यूज़ है, हमारे इमोशनल वैल्यूज़ है, सबसे इंटीग्रेट करके ऐसा करिकुलम बनाओ, ऐसा सिलेबस बनाओ टीचर्स के लिए। और साथ ही साथ में प्रमोट करना था चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को, कि सेंटर में कौन है, चाइल्ड है, ठीक है, बच्चे के लिए सब कुछ करना है। तो ऐसा टीचर बनाओ जो बच्चों को समझे, ऐसा टीचर बनाओ जो बच्चों को कब कहाँ कौन से तरीके से पढ़ाना है उसे वो समझ में आए, राइट मूव समझ में आए, ठीक है। साथ ही साथ में हमें टीचर को ऐसा नहीं बनाना है कि वो डोमिनेट करे, ठीक है, कि टीचर कि वो चिल्लाए चिल्लाए बच्चों पे कि भाई ये मैं जो बोलूँगा वो करोगे, ये करोगे, वो करोगे, नहीं, ऐसा टीचर नहीं बनाना। तो इस पर फोकस करने को कहा गया था हमें इस डॉक्यूमेंट में। चलो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन। ये आया था 1998 में, ठीक है। ये सभी जो टीचर एजुकेशन से रिलेटेड करिकुलम या डॉक्यूमेंट या फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं ना, ये सब आपको लग रहा होगा कि अरे सेम नेम है इसका, या फिर अरे ये सब तो बहुत थोड़े थोड़े सिमिलर चीज़ें बता रहे हैं, बट ऐसा ही है, ठीक है। आप गूगल भी करोगे तो आपको दिखेगा कि सेम सेम चीज़ें ही हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्या है कि आसान भी हमारे लिए याद करने के लिए, कि इधर के पॉइंट्स अगर इधर भी लिख देंगे हम तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बस अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखने, ठीक है। बट कुछ अपने अपने करिकुलम के अपने अपने कुछ बहुत ही मेन पॉइंट्स है, उसको तो आपको याद रखना और लिखना ज़रूर है, और अंडरलाइन करके हाईलाइट करके एग्जाम्स में आना है, नहीं तो नंबर कैसे मिलेंगे, राइट। तो अच्छे से पढ़ना और अच्छे से इतना एग्ज़ाम करना, ठीक है। चलो अब इस देखते हैं इसके अंदर क्या कहा था। तो जो करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन 1998 का जो मेन गोल था वो था कि टू अपग्रेड द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन programs after NCTE becomes a statutory body in 1995। NCT को ना एक मेन बॉडी बना दिया गया था 1995 में, कि अब यही करेगी सब, इसको पावर दे दिया हमने। अब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो कमेटी है वो सभी कॉलेजेस को देखेगी, टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम्स को देखेगी, क्या करना कैसे नहीं करना। तो इसके बाद अब क्या बारी थी कि अब क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन आ रहा है कि नहीं, अच्छे से आ रहा है कि नहीं, उसकी बारी थी, ठीक है। तो अब क्या करना था हमें, तो इस एजुकेशन जो हमारा ये जो करिकुलम, ये जो फ्रेमवर्क था, इसके अंदर बात क्या था कि अब टीचर्स को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देनी है। अब ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स बनाने हैं कि उन्हें बहुत सारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, उन्हें बहुत कुछ पता चले। तो की पॉइंट्स में अगर हम बात करें तो इनका मेन एम जो था वो यही था कि हमें एक मिनिमम कॉमन करिकुलम रखना है, कि पूरे देश में ये चीज़ें तो पढ़ाई ही जा रही हैं हर जगह, ठीक है, ताकि ज़्यादा ये ना हो कि इस स्टेट में ये पढ़ाया, इस स्टेट में ये पढ़ाया, ठीक है। तो एक मेन करिकुलम रखना है, ये जैसे चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में हो गया, पेडागोजी के बारे में हो गया, टीचर मेथोडोलॉजी के बारे में हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें आपको, जैसे एजुकेशन एंड फिलोसफी, सोशोलॉजी, इन सब चीज़ों को आपको कॉमन रखना है, ये बोला था, ताकि ये चीज़ें तो हर टीचर सीखे। और साथ ही साथ में इनका फोकस ये था कि हमें इन्हेंस करना है पेडागोजिकल स्किल्स को, हमें इन्हेंस करना है सब्जेक्ट नॉलेज को, और साथ ही साथ में हमें इम्प्रूव करना है टीचर्स के जो करिकुलम है उसको अच्छे से डिज़ाइन करना है, उनके जितने भी हमें सिलेबस है उसको अच्छे से डिज़ाइन करना है, और टीचिंग मैथडोलॉजीज़ को अच्छा बनाना है, ठीक है। और साथ ही साथ में प्रैक्टिकल टीचिंग जो हम टीचर्स को दे रहे हैं, जो प्रैक्टिस दे रहे हैं, जो इंटर्नशिप दे रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो टीचिंग जो ट्रेनिंग है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, उसको भी अच्छे से देने की बात कही गई थी, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब आगे चले, कोई भी कंफ्यूजन हो, दिक्कत परेशानी कुछ भी हो, आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना है, ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। अब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बना था किसके लिए, टीचर एजुकेशन में, 2009 में। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो ज़रूर करना है, ये एग्ज़ाम्स में आ सकता है, ठीक है। तो NCFTE 2009 ये शॉर्ट फॉर्म है, कमेंट में मुझे लिखो NCFTE 2009 और उसका फुल फॉर्म लिखो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखो ताकि आपको याद हो जाए। तो फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख दो, और अब हम पढ़ते हैं इसको क्या है क्या नहीं है। तो तो NCFTE 2009 का मेन गोल था वो ये था कि जो टीचर एजुकेशन है उसको इम्प्रूव किया जाए, जो हमारे जो जितने भी
प्रोफेशनल टीचिंग है उसको इम्प्रूव किया जाए, बेहतर से बेहतरीन बनाया जाए, इसका मेन गोल यही था। टीचर्स के लिए बहुत सारे गाइडेंस इन्होंने दी थी कि टीचर्स को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, ये नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए, या ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। जैसे पनिशमेंट वगैरह देने की बात पहले होती थी ना, पनिशमेंट देते थे टीचर्स, तो बोला था ये स्ट्रिक्टली बना के कि टीचर्स ऐसा नहीं होने चाहिए, ठीक है, पनिशमेंट से कोई बच्चा नहीं सीखता। तो इन्होंने ये भी बहुत सारी बातें कही थी कि, और साथ ही साथ में इन्होंने ये भी बताया था कि हमें नए नए एक्टिविटीज़ के साथ बच्चों को सिखाना चाहिए। सो इस फ्रेमवर्क ने ये भी कहा था कि हमें टीचर्स को हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देनी है कि तुम ये याद कर लो कि इंडिया का पहला प्रेसिडेंट कौन था, ये याद कर लो, वो याद कर लो, सिर्फ याद नहीं करवाना है, बल्कि हमें अब क्या करना है, हमें एक्सपीरियंस देना है टीचर्स को। हमें ऐसी ऐसी चीज़ें करवानी है, ऐसे ऐसे सिलेबस बनाना है, करिकुलम डिज़ाइन करना है जिसके अंदर टीचर्स एक्टिवली इंगेज्ड हो, वो कुछ ना कुछ खुद कर रहा हो, सीख रहा हो, बना रहा हो, तो एक्सपीरियंस ले रहा हो। अब से वो पैसे बैठा ना रहे, वो सिर्फ चीज़ें याद कर रहा है, रट्टे मार रहा है, तो टीचर्स भी तो रट्टे ना मारे ना। ये बात की थी कि उन्होंने कहा था टीचर्स को भी ऐसे एक्सपीरियंस दो कि वो खुद जाके देख रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, एक्सपीरियंस ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। तो ये बात कही गई थी। ये तो इन्होंने बोला था कि जो हमारा इन्फॉर्मेशन बेस्ड करिकुलम है, जिसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे बच्चे, टीचर्स जो हैं बन रहे हैं, वो रट रहे हैं चीज़ों को, पेपर दे रहे हैं और टीचर बन जा रहे हैं। नहीं, अब हमें क्या शिफ्ट करना है, हमें करना है एक्सपीरियंस बेस्ड करिकुलम, जैसे हम टीचर्स को एक्सपीरियंस मिले बहुत सारी अलग अलग चीज़ों का, ठीक है। और साथ ही में इन्होंने कहा था कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस होनी चाहिए, एक ऐसी प्रैक्टिस सेशन रखना चाहिए, टाइम फ्रेम रखना है जिसमें टीचर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं स्कूल्स में जाके, टीचर्स अपना अपना एक्सपीरियंस ले रहे हैं, स्कूल्स में जाके पढ़ा रहे हैं और बहुत सारी नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। ऐसा हमें बच्चों को बनाना है, ऐसा टीचर्स बनाना है हमको, ठीक है। सो इसीलिए इन्होंने क्या बात की थी कि करिकुलम अच्छा करो, फाउंडेशन जो एजुकेशन का वो अच्छा करो। तो जो 3 मेन एरियाज से बात की थी ना, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, करिकुलम में पेडागोजी पढ़ाना चाहिए और स्कूल इंटर्नशिप देना चाहिए। यानी जो फाउंडेशन है एजुकेशन का, टीचर्स को जो चीज़ आनी चाहिए वो पढ़ाओ, साथ में वो जो स्पेशलाइज टीचर है, मैथ्स का है, साइंस का है, प्राइमरी का है या कॉलेज का है, उनको वो चीज़ पढ़ाओ, उसकी पेडागोजी पढ़ाओ, पढ़ाने का तरीका जो है, सब कुछ मैथड्स स्ट्रेटजीज टीचिंग की वो पढ़ाओ। साथ ही साथ में स्कूल इंटर्नशिप भी दो, यानी प्रैक्टिस भी दो। तो लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए बहुत ज़्यादा, ये ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन का भी ना हो, ठीक है, जो स्कूल इंटर्नशिप पे ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन का भी ना हो, शॉर्ट ड्यूरेशन का भी ना हो, एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराना चाहिए। तो स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम्स दो, प्रैक्टिसेस दो, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे हमें क्या पढ़ना है। आगे हमें पढ़ना है एजुकेशनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट के बारे में, कौन कौन सा एजुकेशनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स आए थे। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं सभी डॉक्यूमेंट्स को। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 की। तो ये फर्स्ट हमारी नेशनल पॉलिसी थी एजुकेशन पे, इंडिया की पहली नेशनल पॉलिसी अगर पूछा जाए तो 1968 के बारे में आप लिख देना, ठीक है। तो ये जो पॉलिसी है बेस्ड थी कोठारी कमीशंस के रिकमेंडेशंस पे, क्योंकि जब कोठारी कमीशन आया बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई बोली, तो हमारे जितने भी टीचर्स थे उन्होंने जो भी नेशनल पॉलिसी बना रहे थे उन्होंने कोठारी कमीशंस की डॉक्यूमेंट को पढ़ा और देखा, उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं, तो उसकी भी थोड़ी हेल्प लेके बनाया गया था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 वाला ओनली, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या बताया था इसमें, तो सबसे पहले ये कहा गया था कि जो हमारा जो भी स्ट्रक्चर है ना एजुकेशन का, वो पूरा चेंज करो और उसको इतना बेहतर से बेहतरीन बनाओ कि जो हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं या अदर कोई भी लोग हैं, वो अच्छी एजुकेशन ले पाए, ठीक है। और ताकि प्रमोट हो, क्या प्रमोट हो, नेशनल डेवलपमेंट, इंडिया का डेवलपमेंट प्रमोट हो और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिले स्टूडेंट्स को, जितने भी हमारे टीचर्स हैं सबको, ताकि वो अपनी लाइफ में भी बहुत अच्छा कर सके और ओवरऑल इंडिया डेवलप हो पाए, ठीक है। तो ये बात इन्होंने कही थी। और अगर साथ ही में बात कहें इन्होंने और क्या क्या कहा था, तो अगर की फीचर्स की बात मैं बताऊं तो जो 1968 के की फीचर्स थे, उन्होंने कहा था कि जो बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाए, 14 साल तक उनको फ्री में पढ़ाया जाए, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो सब फ्री में पढ़ाते हैं, ये कहा गया था, ठीक है। और साथ ही में इन्होंने कहा था कि हमें इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए 3 लैंग्वेज फार्मूला की, ठीक है, यानी कि जो आपका मदर टंग है, जो आपके घर में लैंग्वेज बोली जाती है, वो तो बच्चा पढ़े ही, ठीक है, वो तो सीखे ही, साथ में हिंदी, इंग्लिश या अदर और भी लैंग्वेजेस सीखे। तो ये बताया गया था कि 3 लैंग्वेज तो बच्चा पढ़ना ही चाहिए अपने पूरे स्कूल टाइम में, उसको 3 लैंग्वेज तो आ जानी चाहिए, ठीक है। तो इसकी बात कही गई थी। साथ ही में उन्होंने कहा था कि हमें अडेप्ट करना चाहिए 10+2+3 एजुकेशनल स्ट्रक्चर, जिसमें 10th क्लास होगी, फिर 2 11th 12th हमारी होगी 2, फिर +3 यानी कि फिर ग्रेजुएशन होगा 3 साल का,
ठीक है, जैसे BA हो गया, BSc हो गया, BCom हो गया, कुछ भी जितने ऑनर्स हैं प्रोग्राम्स है, सब स्ट्रक्चर इन्होंने बताया था, जो कि अब चेंज हो गया, आगे पढ़ेंगे हमारे 2020 वाले में, न्यू एजुकेशन 2020 में चेंज हो गया स्ट्रक्चर। बट पहले यही था 10+2+3, यानी 10th तक पढ़ो, फिर उसके बाद 12th 11th 12th करो, एंड देन ग्रेजुएशन के 3 साल करो। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर उन्होंने बताया था। साथ ही साथ में इन्होंने ये भी बोला था, रिकमेंड किया था कि हमें जो हम GDP का एजुकेशन में जितना भी इन्वेस्ट करते हैं उसको 6% कर देना चाहिए। अगर हम 1-2% कर रहे हैं तो हमें 6% तक इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि अभी तक हुआ नहीं है, बट बोला तो गया है। ठीक है, साथ ही साथ में इन्होंने टीचर एजुकेशन में बहुत बात की। इन्होंने कहा कि जो टीचर्स हैं उनका स्टेटस बढ़ाओ, उनको अच्छी सैलरी दो, अच्छा इन्वायरमेंट दो, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ा पाए और उनको इधर उधर के कामों में मत लगाओ। ये सभी पॉलिसीज़ ने कहा कि उनको अगर वो पढ़ाने के लिए आए हैं तो उनको अच्छे से पढ़ाया जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी बोला था कि टीचर्स जो है वो अनडाउटेडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, राइट। टीचर सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन में। अगर टीचर ही अच्छा नहीं होगा, टीचर्स का कंडीशन अच्छा नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट की कंडीशन अच्छी नहीं होगी और कंट्री की भी कंडीशन अच्छी नहीं होगी। तो ये भी बात बताई गई थी कि टीचर्स को भी ट्रेन किया जाए, प्रोफेशनल, उनको अच्छे से नॉलेज दी जाए, क्वालिटी ऑफ नॉलेज दी जाए, साथ ही साथ में उनका स्टेटस अच्छा किया जाए, उनको फैसिलिटीज़ अच्छी दी जाए और थोड़ी बहुत एकेडमिक फ्रीडम दी जाए। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया जाए कि 1 महीने में ये वाला सिलेबस ख़त्म करना है, ये नहीं, बच्चों को पढ़ाने दो, अच्छे से पढ़ाएं। तो ये कहा गया था हमारे इस पॉलिसी में। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 की। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड पॉलिसी थी। इसका मेन एम यही था कि हमें स्ट्रेंथन करना है टीचर एजुकेशन को और इम्प्रूव करना है एसेस एंड क्वालिटी को, जितने भी टीचर्स को है उन सबको इम्प्रूव करना है, पर साथ ही साथ में क्वालिटी भी बढ़ानी है। तो इनका अगर पहले बताओ तो इनका जो ओवरऑल जो चीज़ थी इस पॉलिसी की यही थी कि 21st सेंचुरी में अब हम आ चुके हैं, आने वाले हैं, तो हमें अपने पूरे एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना है और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ भी लानी है। ठीक है, तो इम्प्रूव करना है, जितने भी हम देखते भेदभाव होता है इधर उधर, भेदभाव ख़त्म करना है, सबको इक्वालिटी देनी है, अपॉर्चुनिटीज़ देनी है एजुकेशन की, कोई भी एजुकेशन से दूर ना रहे, ज्ञान से, शिक्षा से दूर ना रहे, सभी बच्चों को लाना है, एडुकेट करना है, जिससे ओवरऑल हमारा नेशनल जो एजुकेशन है ना वो इम्प्रूव होगा, हमारा इंडिया इम्प्रूव होगा। तो ये बात कहा था। यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी भी कही थी कि पूरे इंडिया में सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। और सोशल जस्टिस की बात कही गई थी कि सोसाइटी में कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी को नॉलेज मिलनी चाहिए, अमीर हो, गरीब हो, लड़का हो, लड़की, कोई भी कास्ट रिलीजन का, सबको मिलनी चाहिए। तो इनका मेन अगर की फीचर्स देखें तो यही था कि जो हमारे डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उन सभी को हमें एजुकेशन देनी है। और साथ ही में इन्होंने लॉन्च किया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिसके अंदर प्राइमरी स्कूल्स की जो हालत ख़राब हो गई थी उसको ठीक किया गया था। ठीक है, ब्लैक बोर्ड्स ख़राब हो गए तो उन सबको लगाया गया था। ओवरऑल अगर हम बात करें तो प्राइमरी स्कूल जो 1 से 5वीं तक के होते हैं, प्राइमरी स्कूल्स की फैसिलिटीज़ बढ़ाई गई थी ताकि बच्चों को बहुत सारी चीज़ें मिले। ठीक है, क्योंकि फाउंडेशन तो वही है ना, छोटे बच्चे फाउंडेशन, अगर वो अच्छे से चीज़ें सीखेंगे तो आगे जाके वो और अच्छे स्टूडेंट बनेंगे। साथ ही में उन्होंने बात की थी कि हमें इस्टेब्लिश करना चाहिए नवोदय विद्यालय को, ताकि जितने हमारे टैलेंटेड रूरल बच्चे हैं गांव इलाके के या SC ST के OBC के, ये जो हमारे रूरल एरियाज़ के बच्चे हैं उन सभी को, गांव क्षेत्रों के आसपास के बच्चे सभी को अच्छी नॉलेज मिले। तो नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई, जो कि 6 से स्टार्ट होता है ओवरऑल। ठीक है, 6 से 12 तक के होते हैं नवोदय विद्यालय। ये भी बनाया गया या इसका रिकमेंडेशन इसी पॉलिसी में दिया था, इस पॉलिसी के रिकमेंडेशन के बाद ही बनाया गया। ठीक है, और अगर हम बात करें ना, पॉलिसी का मतलब होता है कि ये चीज़ तो करनी ही करनी है। कमीशंस, कमिटी की चीज़ें आप मानो ना मानो वो आपके ऊपर होता है, बट जो पॉलिसी बनती है इसका मतलब ये चीज़ तो करनी करनी है, पॉलिसी बन चुकी है। ठीक है, तो ये चीज़ बनाया गया, प्रमोट किया गया वोकेशनल एजुकेशन को, ताकि ऐसे चीज़ें बच्चों को सिखाई जाने लगी, वो सब्जेक्ट्स पढ़ाने लगे, वो एक्टिविटी करवाने लगे, ताकि वो कभी भी बेरोज़गार ना रहे। ठीक है, तो उनको बहुत सी चीज़ें सिखाने की बात की गई। वोकेशनल एजुकेशन में आता है कि ऐसी एजुकेशन देना जिसके अंदर वो ऐसी ऐसी चीज़ें सीखे, जैसे इलेक्ट्रीशियन के काम सीख लिया, प्लम्बिंग की हो गया, कुकिंग की सीख ली, जिसमें इंटरेस्ट है, या IT सेक्टर में कोडिंग वगैरह सीख ली। ठीक है, कोई टीचर ही बनना चाहता है तो उसका कुछ सीख लिया, ताकि उसको आगे जाके वो कुछ ना कुछ कर सके, बेरोज़गार ना रहे। ठीक है, साथ ही में इन्होंने कहा था कि हमें एक्सपेंड करना ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम को। इन्होंने कहा था कि कुछ हमें ओपन यूनिवर्सिटीज़ भी खोलने, जैसे हमारे SOL है ना, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, वो भी खोलने, ताकि जो बच्चे जॉब कर रहे हैं और साथ ही में वो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, वो भी कर पाए। ठीक है, उनको भी मौका मिले ताकि वो अपने अदर वर्क के साथ साथ और भी हायर नॉलेज ले पाए। तो इस चीज़ की बात की और ये ओपन किया गया। ठीक है, साथ में इन्होंने इम्प्रूव किया था हमारे टीचर एजुकेशन को। उन्होंने कहा था कि टीचर्स को हमें अच्छे
अच्छे से नॉलेज देनी है, तो इसलिए इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, ओपन किया था, बिल्ड किया था डाइट्स को, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जो हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट्स है वो सब बनाए थे, बना के ओपन किए थे, जिसके अंदर हमें क्या दे, टीचर्स को प्री सर्विस या इन सर्विस ट्रेनिंग दी जा रही थी एलिमेंट्री स्कूल्स के लिए। 1st to 5th के बच्चे, या अगर आपको 1st to 5th क्लास का टीचर बनना है तो आपको कहाँ जाके नॉलेज लेनी होगी, डाइट्स में, यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स में, जहाँ पे आपको प्राइमरी टीचर है। तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट के भी ना एंट्रेंस एग्ज़ाम्स वगैरह लिए जाते हैं, तो ये सब खोले गए और सर्टिफिकेट दी जाती है एनसीटी के द्वारा, जो कि पूरे इंडिया में मान्य होता है, ठीक है। तो ये खोले गए, अपग्रेड किया गया सब इंस्टीट्यूट को। जो पहले से कॉलेजेस थे ना टीचर ट्रेनिंग के, सेकेंडरी टीचर ट्रेनिंग के, हायर टीचर ट्रेनिंग के कोर्सेज थे, इंस्टीट्यूट्स से, कॉलेजेस थे, उन सबको फिर से अपग्रेड किया गया, उन सब में पैसा लगाया गया, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो जो कमी थी सबको सुधारा गया। साथ ही में ये भी कहा इन्होंने कि टीचर अकाउंटेबिलिटी आपको देखनी होगी, कि अगर स्टूडेंट्स को कुछ हुआ, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो टीचर्स को पूछेगा, ये ध्यान में रखना चाहिए टीचर को। पेरेंट्स कुछ पूछेंगे तो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है। कम्युनिटी भी अगर पूछेगा, किससे पूछेगा, टीचर्स से पूछेगा, राइट, क्योंकि वो उसकी क्लास के बच्चे हैं। तो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की कि टीचर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ध्यान में रखनी चाहिए और बहुत ही सावधानी से अपने काम को करना चाहिए, ठीक है। तो इसकी भी बात कही थी इन्होंने। चलो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की, विच इज़ प्रोग्राम ऑफ एक्शन POA 1992, या फिर आप इसे कह सकते हो कि रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी ऑन 1992 में आई। इसके अंदर जो कुछ चीज़ें ना बच की थी, हमारी जो सेकंड नेशनल पॉलिसी थी 1986 के अंदर कुछ चीज़ें बच गई थी, ये उसमें थोड़ी और चीज़ें ऐड करनी थी, तो उसके लिए एक और छोटा सा हमारा कह सकते हैं POA आया, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में, ठीक है। तो ये बेसिकली इसने मॉडिफाई किया और कुछ अच्छी चीज़ें और इसने बताई थी हमें एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या इंक्लूड करने चाहिए। तो ये बनाया गया था हमारे आचार्य राममूर्ति और एन जनार्दन रेड्डी कमेटी के द्वारा, ठीक है। इसका मेन एम जो था वो था कि हमें जो सोसाइटी है उन सबको, और जो रिलीजन है, अलग अलग रिलीजन है, रिलीजियस वर्ग है, सबको बैलेंस करके चलना है, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने बात की थी कि वुमेन एम्पावरमेंट की, कि वुमेन्स को एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है और सभी लोग दे, तो ऐसे उन्होंने बहुत सारी बात की थी कि वुमेन को एजुकेशन दे, या जो भी गरीब लोग हैं, जो बहुत ही अलग पिछड़े लोग हैं, उन सबको भी एजुकेशन दी जाए, उस पर उन्होंने बात की थी। और एक प्लान बनाया था, पूरा टाइमलाइन भी बनाई थी कि फाइनेंशियल कितना सपोर्ट देना चाहिए, कि कहाँ पैसा लगाना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, उसकी बात की थी इन्होंने। साथ ही उन्होंने सजेस्ट किया था कि हमें कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हमें करना चाहिए, CCE, कि बच्चों का डेली हमें उनका जांच करनी चाहिए कि उन्होंने जो सीखा है वो उनको आया कि नहीं, वो भूल तो नहीं गए। और हर फील्ड में, सिर्फ ये नहीं कि सब्जेक्ट में, उनको ये भी देखना है कि उनको डांस में, म्यूज़िक में, ड्राइंग में, डिबेट में, कम्युनिकेशन में, फिजिकल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स में, सब में कैसे हैं, और नहीं है तो उनको इम्प्रूव करना है, ठीक है। हर फील्ड में उनको इम्प्रूव करना है, मेंटली, सोशली, इमोशनली, हर एस्पेक्ट्स में उनको इम्प्रूव करना है, इसकी भी बात की गई थी। और साथ ही में इन्होंने ये कहा था कि टीचर एजुकेशन को और बेहतर करो और उस पर ध्यान दो, ठीक है। और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हम लेते हैं ना, प्रोफेशनल जितने प्रोग्राम्स होते हैं उसमें एनरोलमेंट के लिए, ये भी बात की थी कि अच्छा लेवल पे एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लेना चाहिए टीचर्स के लिए भी, ताकि वो अच्छे जो बच्चे हैं, जो नॉलेजेबल बच्चे, वो इस टीचर बने, ठीक है। अगर कॉलेजेस ट्रेनिंग देगी टीचर्स बनने के लिए, तो वो ऐसे बच्चों को देना चाहती है जो बहुत ही नॉलेजेबल हो, या पहले से उनको थोड़ी बहुत अच्छी नॉलेज हो, ठीक है। तो इसलिए टेस्ट लिए जाते हैं कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स में, टीचर्स के भी एंट्रेंस टेस्ट लिए जाते हैं कि जिसको ये टीचर बनना है वो पहले ये टेस्ट दे के फिर कॉलेज में एडमिशन लो, ठीक है। तो इस पर भी बात की थी। और साथ साथ उन्होंने ये भी बोला था कि हमारा जो NCT है उसको और ज़्यादा पावर देने चाहिए, और NCT को कहा था कि अब आप फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हो कॉलेजेस को। 1993 में ये कहा गया था कि अब आप जितने भी कॉलेजेस है उसको फंड भी दे सकते हो, या अच्छा फंड आप दे सकते हो, ठीक है। और साथ ही इन्होंने बात कहते हैं इंटीग्रेट करना है हमें थ्योरी और प्रैक्टिस को, जो हमें थ्योरीज पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिस करना है, उसको हमें प्रैक्टिकल करना है, ये बात की थी, ठीक है। तो ये सब आपने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट पॉलिसी पे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे आई है, जो अभी अभी आई है, ठीक है। इसकी बात करते हैं, ये पॉलिसी क्या कहती है, क्या नहीं कहती है।
तो इस पॉलिसी को मेनली हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है ऑफ 21st सेंचुरी, जब हमारे 21st सेंचुरी का पहला एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि बाकी के तो 1990 के ना, 1968, 1986, 1992 के, तो अब क्या स्टार्ट हो गया, अब 21st सेंचुरी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो अब 21st सेंचुरी की जो पहली हम कह सकते हैं, ओवरऑल पहली तो 1968 ही है, बट 21st सेंचुरी की पहली पॉलिसी है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ठीक है। और इस पॉलिसी ने जो हमारे पुराने जितने भी पॉलिसी थी उसको रिप्लेस कर दिया, और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें और ऐसी चीज़ें जो आज तक किसी ने नहीं कही वो इसके अंदर आई है, ठीक है। तो इसके अंदर पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ही हो गया है इंडिया का, क्योंकि सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ही बदल दिया गया है स्कूल्स का। यानी कि पहले जो स्ट्रक्चर हुआ करता था 10+2+3, अब न्यू स्ट्रक्चर आ गया है, वो है 5+3+3+4, ठीक है। जिसके अंदर 5 क्या है, हमारा 5 है नर्सरी, UKG, LKG, फर्स्ट और सेकंड एक ग्रुप, उसके बाद 3rd, 4th, 5th के बच्चों के लिए एक ग्रुप, फिर 6th, 7th, 8th के बच्चों के लिए एक ग्रुप, उसके बाद 4 यानी कि 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चों के लिए एक ग्रुप बना दिया गया, और उनके अलग अलग बहुत सारे उनको चीज़ें दी गई हैं करने के लिए। जैसे 6 से कहा गया है कि कोडिंग स्टार्ट होगी, कोडिंग बच्चों को कराया जाएगा, और उन्होंने कहा है कि हर जितने भी लेवल है सब लेवल्स पे बच्चे अपना अपना नया नया कुछ चीज़ें स्किल्स सीखेंगे, उनको प्रैक्टिस दी जाएगी। उनके स्कूल्स में उनको बहुत सारे वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी कि वो कमा भी सके, जो जिस चीज़ में उनको इंटरेस्ट है वो चीज़ वो कर सके, इस पे बात की थी। साथ ही में इनको होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, एजुकेशन को होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, और एजुकेशन को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाने का काम भी किया है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने। और साथ ही में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का ध्यान रखा है कि मैथ है तो मैथ को इंग्लिश हिंदी दोनों से एक साथ कनेक्ट करके पढ़ाया जाए, साइंस को भी कनेक्ट करके अलग सब्जेक्ट से पढ़ाया जाए। तो कनेक्शन की बात की कि 2-3 सब्जेक्ट को मिक्स करके पढ़ाओ, कनेक्ट करके पढ़ाओ, ठीक है। साथ ही में इन्होंने ये भी बोला है कि जो हमारी यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए, जितने भी ECCE हैं यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए, हर जगह ये पढ़ाया जाना चाहिए। जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एक प्रोग्राम है, एक कोर्स है, इसको हमें हर जगह पढ़ाना चाहिए। जो भी टीचर बनना है उन सबको ये पढ़ना ही चाहिए, जिसके अंदर बच्चों के बारे में बताया गया है, एजुकेशन दी गई है उसके केयर के लिए, और उसको कैसे पढ़ाना कैसे नहीं उसके लिए, ठीक है। साथ ही में यहाँ पे क्या फोकस किया गया है कि हमारा जो फाउंडेशनल लिटरेसी है और न्यूमरेसी है वो इम्प्रूव हो, यानी कि बच्चे हैं उनको बेसिक नंबर जो काउंटिंग मैथ्स आए, बेसिक मैथ्स आए बच्चों को, और बेसिक लिटरेसी हो, यानी बेसिक नॉलेज तो हो। जैसे कि 10वीं तक तो सभी बच्चे पढ़े लिखे होने चाहिए। इंडिया में कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको नॉलेज ही नहीं मिली है, जो अनपढ़ है, ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए, सबको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो इसकी बात की गई है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बोली गई हैं, ठीक है। साथ ही में इस पॉलिसी में ये भी कहा है कि हमें जो मदर टंग है उसमें पढ़ाना चाहिए छोटे बच्चों को। हमारे जो 5th तक बच्चों को मदर टंग में पढ़ाना चाहिए, उनकी जो मातृभाषा है जो उनके घर में बोली जाती है, जिस स्टेट में है वो उस स्टेट के मातृभाषा को पढ़ाना चाहिए 5th तक, ठीक है। उसके बाद उनको हिंदी, इंग्लिश और भी लैंग्वेजेस सिखानी चाहिए, इसकी भी बात की गई है, ठीक है। और साथ ही साथ में अगर हम बात करें कि जो हमारे हायर एजुकेशन है, कॉलेजेस की बात करें, तो उसके लिए भी उन्होंने बहुत सारी बात की गई है, ठीक है। उन्होंने ये भी रिकमेंड किया है कि हमें अब अपना एजुकेशन जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उसको थोड़ा चेंज करके एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बना देना चाहिए। यानी अब आपको हम सेमेस्टर में क्रेडिट्स मिलेंगे कि अगर आपने इस सेमेस्टर में इतने क्रेडिट लिए हैं, यानी इतने नंबर आपके आए हैं, तो उतना आपको मान्य होगा। तो इसलिए अब क्या हो गया है कि अब अगर आप कॉलेज कर रहे हो, फर्स्ट ईयर कर रहे हो, अगर आपको फर्स्ट ईयर में छोड़ के जाना पड़ रहा है तो आप छोड़ के जा सकते हो, और उसके बाद आप 2-3 साल बाद भी फर्स्ट ईयर के बाद से आप क्या सेकेंड ईयर से कंटिन्यू कर सकते हो। बट पहले ऐसा नहीं था, राइट। पहले था कि अगर आपने कॉलेज छोड़ा तो आपको फिर से एडमिशन लेना होगा, फिर से फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना पड़ेगा। बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा नहीं है, आप जहाँ से छोड़ोगे, आपने 3rd सेमेस्टर से छोड़ा तो आप 4th सेमेस्टर से कंटिन्यू कर सकते हो, 5th से छोड़ा तो आप 6th से कंटिन्यू कर सकते हो। तो जहाँ से आपने छोड़ा है आप वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो अपने एजुकेशन को, अपने ग्रेजुएशन को, अपने पोस्ट ग्रेजुएशन को, PhD को, किसी भी चीज़ को, क्योंकि आपके पास अब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट रहेगा, आपके पास वो सर्टिफिकेट रहेगा। पहले साल अगर आपने 1 ही साल का BA किया तो आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा, 2 साल का BA किया तो डिप्लोमा रहेगा, 3 साल का BA किया तो ग्रेजुएशन डिग्री रहेगी, और अगर 4 साल का BA किया तो ऑनर्स डिग्री आपको मिल जाएगी, राइट।
तो ऐसे बहुत सारे आप पढ़ना, आपको बहुत सारे चेंजेस हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किए गए, जो बहुत ही आसान बना दिया, जिसने हमारे एजुकेशन को, स्कूली एजुकेशन को ही नहीं उसने आसान बनाया, हमारे जो हायर एजुकेशन है उसको भी बहुत आसान बना दिया है। और इसमें बहुत बात की है टेक्नोलॉजी की, कि सभी को टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, और इसीलिए हमारा जो नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर्म है वो भी बनाया गया, उसकी बात की गई। और इन्होंने भी बात की कि हमारा जो GDP का 6% है वो एजुकेशन में जाना ही जाना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए तो इन्होंने इतनी सारी बात की, तो ऑफकोर्स इन्होंने टीचर एजुकेशन में भी बहुत सारी बात की गई। इन्होंने कहा कि अब हमें टीचर एजुकेशन में जितने भी बहुत सारे प्रोग्राम है ना, 2 साल का डिप्लोमा है टीचर्स के लिए, ये 4 साल का भी है, 3 साल का भी है, तो ये सब बंद करके उन्होंने कहा कि अब इसको हम थोड़ा बंद करके और एक बेसिक टीचर एजुकेशन बनाएंगे, जो कि 4 साल का इंटीग्रेटेड BEd होगा, जिसको ITEP कहा जाता है, जिसके अंदर आपको 4 साल को ग्रेजुएशन भी देंगे और BEd भी पढ़ाएंगे, यानी आपको ग्रेजुएशन की नॉलेज भी देंगे और साथ ही साथ में टीचर की नॉलेज भी देंगे। तो 4 साल का होगा, जो कि कहा गया है कि ये जो डिग्री है ये बनेगी 2030 से, ये आपकी मान्य होगी, और बाकी की जितनी पुरानी जो डिग्रियां चलती आई हैं वो बंद हो जाएंगी, ठीक है। वो सब पे बात की गई है। और साथ ही उन्होंने बताया कि टीचर्स को हमें कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट देना है, यानी टीचर्स को एटलीस्ट 50 घंटे, जो कि 50 घंटे अपनी प्रैक्टिस रखनी ही है CPD में, और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ देने उनको, जैसे हमारे दीक्षा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, उस पर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ देने की बात की गई है। देखा जाए कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन किया है हमारे टीचिंग एजुकेशन को, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडल और सेकेंडरी स्कूल्स में अच्छे टीचर्स जाएं, इसके लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की भी बात की गई, जो अभी भी होता है, बट उसको और थोड़ा टफ और अच्छा बनाने की बात की गई है, ठीक है। और साथ ही में इन्होंने बात, जो हमारे डाइट्स थे, जो हमारे डाइट्स हुआ करते थे, जो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग, उसको भी कई बात कही गई है कि उसको और बेहतर बनाएंगे और अच्छे काम करेगी SCRT, इसकी भी बात की गई है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ख़त्म होता है पॉलिसीज़, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं ओवरऑल सिग्निफिकेंस क्या है टीचर एजुकेशन का। मेनली टीचर एजुकेशन क्या क्या हमें बताया है, क्यों बताया, किस लिए बताया। देखो, अगर टीचर एजुकेशन को आप इम्प्रूव करोगे तो ओवरऑल आपका एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव होगा इंडिया का, और अगर इंडिया के सभी व्यक्ति शिक्षित होगा तो कहीं ना कहीं इंडिया डेवलप होगा, डेवलप्ड कहलाएगा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक कंट्री कहलाएगी, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए, इसके लिए बहुत सारे कमीशंस आए हैं, बहुत सारी कमिटीज़ बैठी है, बहुत सारे पॉलिसीज़ आए हैं, तो सभी डॉक्यूमेंट्स आए हैं जिसने बोला है कि हमें कैसे अच्छे से शेप करना है टीचर एजुकेशन को और इंडिया के एजुकेशन को, उनके क्या क्या विजन्स है वही बताया, स्ट्रक्चर्स बताया, और क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन कैसे इंडिया में इंक्रीज़ करनी है उसके बारे में भी बताया है। तो दे हैव एड्रेसेस इश्यूज ऑफ टीचर प्रिपरेशन, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, करिकुलम इंक्लूसिविटी एंड रिलेवेंस ऑफ टीचर एजुकेशन। तो इन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम भी बताया कि टीचर एजुकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या चीज़ें कमी है, उन सबको कैसे ठीक करना है। टीचर एजुकेशन के जितने भी इश्यूज़ है और प्रॉब्लम्स है उस पर बात की, उसको कैसे ठीक करना है वो बताया, प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे करनी है वो बताया, करिकुलम सिलेबस को कैसे चेंज करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है वो बताया, और सभी चीज़ों को सब लोगों को एक साथ लेके कैसे चलना है, और टीचर्स को कैसे अच्छे से एजुकेट करना है, उन सब चीज़ों पर बात की गई है। और अंडरस्टैंडिंग दीज हेल्प्स टीचर्स एंड टीचर एजुकेशन। और साथ ही साथ में अगर हम ये सब पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, तो कहीं ना कहीं अच्छा टीचर बनेगा, टीचर जो एजुकेटर है वो अच्छा बनेगा, और सबको पता चलेगा कि नेशनल स्टैंडर्ड क्या है और क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए हैं। नेशनल यानी पूरा नेशन क्या चाहता है, कैसे टीचर्स हो और कैसे वो शिक्षा दे, ठीक है। तो उन सब चीज़ों पर बात की गई है। तो यहाँ हमारा ख़त्म होता है यूनिट 3। तो अगर आप सभी को समझ में आया होगा चीज़ें, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको टीचर एंड टीचर एजुकेशन का ये जो कंप्लीट सीरीज़ था, जिसमें हमने तीनों यूनिट्स को बहुत ही अच्छे से किया, ये आपको कैसा लगा, और ये आपको एग्ज़ाम्स में कितना हेल्प किया। मुझे ये भी बताना कि कितने आपको फ़ायदे आए, कितने पॉइंट्स आपको ने लिखे, आपको याद रहे एग्ज़ाम्स में, और कौन कौन से क्वेश्चंस आए। और अगर हो सके तो टेलीग्राम पे मुझे टीचर एंड टीचर एजुकेशन का जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा ना वो शेयर कर देना मुझे, ठीक है। उसकी PDF बना के मुझे शेयर कर देना, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको ये चैनल कहीं गुम ना हो जाए, और आगे और भी वीडियोज़ आएंगी, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बता देना
कौन सा पेपर आपका नेक्स्ट है, और अगर हो सके तो मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। बाकी हमारे टीचर एजुकेशन के और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, वो भी हम करेंगे, डोंट वरी। अगर आगे 6-7 सेमेस्टर्स हैं तो उसके भी हम करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और अपने दोस्तों का शेयर करो ताकि वो भी पढ़ ले थोड़ा बहुत और अच्छे से नंबर उनके भी आ जाए, ठीक है। और मुझे बताना आपके मार्क्स कितने आए, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड योर लाइफ टू, बाय बाय।